हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिनव। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि DSSB TGT एग्ज़ाम देने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जनरल सभी सब्जेक्ट के लिए कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, ताकि आप DSSB TGT एग्ज़ाम दे सकें। बारी बारी से हम दोनों पॉइंट्स पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ DSSB TGT एग्ज़ाम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि NVS, KBS और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो TGT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ DSSB की बात करेंगे और उन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। मान लीजिए आप DSSB TGT मैथ्स से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है आपको। सबसे पहला, आपको लगातार 2 वर्ष तक अपने ग्रेजुएशन ईयर में कंपलसरी रूप से मैथ्स को पढ़ना है, लगातार 2 साल तक। अगर आपने 3 साल तक पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मिनिमम 2 साल तक तो मैथ्स पढ़ना ही है लगातार। जैसे किसी ने BSc किया हुआ है मैथ्स से, अब उसका जो मैथ्स से BSc है तो उसने लगातार 3 साल मैथ्स पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर में मैथ्स को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो जाता है। कोई भी रीजन हो, किसी वजह से छोड़ा हो, तो अंत में उसके पास बचते हैं 2 विषय, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपने लगातार 2 साल मैथ तो पढ़ा ही है, इस वजह से आप DSSB TGT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, TGT मैथ के लिए। इसके अलावा एक इसमें अच्छी बात ये भी है कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को लगातार 3 साल पढ़ा है, तो वहाँ पर आप DSSB TGT साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही विषयों में एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए एक शर्त और भी है, जो है आपकी CTET एग्ज़ाम। CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला CTET पेपर 2 एग्ज़ाम आपको यहाँ पर क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़, डेट इज़ BEd, ये होनी चाहिए। BEd कंपलसरी रूप से आपको पास होना चाहिए, CTET एग्ज़ाम होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पर भी आप DSSB TGT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एज लिमिट आपकी 32 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके अलावा आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका जो CTET पेपर 2 है वो भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेजुएशन में 55% से कम मार्क्स लाते हैं और अगर आप जनरल से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से दिल्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि DSSB जो है वो एक दिल्ली स्टेट के लिए एग्ज़ाम है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा एंड आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55 मांगी जाएगी। और अगर आप दिल्ली स्टेट से हैं, SC ST में आते हैं, तो वहाँ पर आपको 5% का जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। अदरवाइज आप सभी को एज अ जनरल कैंडिडेट 55% ही यहाँ पर कंसीडर करना होता है ग्रेजुएशन ईयर में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था जो आपको DSSB TGT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बनाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप किसी भी विषय में DSSB TGT एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने मैथ्स के लिए लिया था, लेकिन यही सभी के लिए लागू होता है। आई होप आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर अब भी आपका किसी और विषय के रिगार्डिंग डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एंड मुझे अगर लगता है कि वो कमेंट बॉक्स में आपको समझ सकते हैं तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो में।